नमस्कार दोस्तों। हमारे इंडियन पॉलिटी के कंसेप्ट सीरीज में आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ये टॉपिक देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जैक्टली क्या थी, उसका पर्पस क्या था, उसका फंक्शन क्या था, उसके लिए मेंबर का सिलेक्शन किस क्राइटेरिया पे हुआ था। आपको ये पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया था, उसे स्क्रूटिनाइज किया था और कंसेंसस से उसे पास किया था। तो ये सारी प्रोसेस किस तरीके से हुई वो आज हम डिटेल में देखेंगे। अभी रिसेंटली अगर आपने आर्टिकल 370 का रिमूवल देखा होगा तो उस पूरे प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड था। तो वो एग्जैक्टली क्या था वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जब तक वीडियो एंड होगा तब तक आपके इस टॉपिक रिगार्डिंग सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट प्लेस में चाहिए क्यों। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड को रीड किया था, मतलब एग्जैक्ट हमने पर्पस अंडरस्टैंड किया था। सबसे पहला पर्पस तो आपको पता ही है कि वो एक रूल बुक है, तो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी उसे कहा जाता है। सेकेंड, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब वो इंडिपेंडेंस को सिग्निफाई करता है। और थर्ड मेन उसका इंपॉर्टेंस था कि या फिर पर्पस था कि अनडूइंग द इनजस्टिस अगेंस्ट द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। होपफुली आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हमारा ये तो तय हो चुका है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होगा तो कौन बनाएगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अभी उस समय इंडिया की पॉपुलेशन थी रफली अराउंड 35 करोड़। तो ये पॉसिबल नहीं था कि हर 35 करोड़ पीपल आएंगे और कंसेंसस से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो डेफिनेटली वी नीड इलेक्टेड मेंबर्स या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल हमें लगने वाला था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो नाउ वी विल नीड अ ग्रुप ऑफ पीपल टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो ग्रुप था इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा फोकस करो। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर विद अ स्पेशल पर्पस टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये जो तीन सेंटेंस है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये टर्म आपके सामने आएगी आपको ये सेंटेंस याद आने चाहिए कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर विद अ स्पेशल पर्पस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसी लॉजिक के ऊपर आप थोड़ा सोचना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मतलब क्या होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी एक स्पेशल प्रोविजन था, आर्टिकल 370 ने जम्मू एंड कश्मीर को भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन दिया था। तो होपफुली आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बेसिक आइडिया लग गई होगी। तो इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टिल प्रेजेंट। ये जो तीन सेंटेंसेस है उसी लॉजिक के ऊपर आपको ये पता चलेगा। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था जो एक स्पेशल पर्पस के लिए आया था वो था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। अभी जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तब उसका पर्पस ही खत्म हो चुका है ना, तो फिर उसका आगे रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टिल प्रेजेंट? डेफिनेटली नॉट। अभी कल हमने एक टाइमलाइन देखी थी, उसमें हमने ये समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेकिंग प्रोसेस है और इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल ये साइमल्टेनियस प्रोसेस था, मतलब दोनों साथ में ही चालू था। जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी आई थी तब उसका मेन पर्पस था कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है। लेकिन जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला तब उसके पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, क्योंकि वो ही एक ऐसी बॉडी थी जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसके साथ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाकी भी फंक्शंस किए हैं 1947 के बाद। तो वो कौन से वो देखेंगे। अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म अदर फंक्शंस आल्सो लाइक ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग, नेशनल फ्लैग को अप्रूव करना, नेशनल सॉन्ग को सिलेक्ट करना। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी उनके टेन्योर में ही हुई थी। उसके बाद जब 1946 से लेकर 1949 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका था, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो चुका था, मतलब 24 जनवरी 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पर्पस कंप्लीट हो चुका था। तो 24 जनवरी 1915 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग डेट थी। लेकिन उसके बाद भी अभी आप भी सोचो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रेडी है लेकिन कोई पार्लियामेंट ऑफिशियल नहीं था। तो जब तक हमारी फर्स्ट इलेक्शन होगी तब तक प्रोविजनल पार्लियामेंट का काम भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। तो अभी हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब उसके पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई थी, दैट इज ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग,
या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट करना के बाद जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट का काम भी उन्होंने 1951 के इलेक्शन के रिजल्ट तक किया था। होपफुली यहां तक आप समझ गए होंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्लियर पिक्चर आपको पता चल गया होगा कि वो एग्जैक्टली होते क्या है और उसका कोर फीचर क्या होता है। अभी हम देखेंगे कि इनका इलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से हुआ था। दोस्तों, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली थी, मतलब 1946 में, तब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे। तो ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत आया था। तो उन्होंने रूल सेट किए थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से रहने वाली है। तो कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द ब्रिटिशर्स के तहत वो आया था। अभी 1946 में देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से थी। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वो एप्लीकेबल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब आज की डेट में जैसे स्टेट्स है इंडिया में, उसी तरीके से उस समय इंडिया को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। तो मेजरली ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सब स्टेट्स में या फिर सब प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ था। तो ये सेंटेंस ठीक से ध्यान देना। तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। तो बहुत ही सिंपल है। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो पहले से ही थे, उन्होंने इनडायरेक्टली वोट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करके दिया। और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। आज की डेट में अगर रिलेट करोगे तो राज्यसभा की इलेक्शन किस तरीके से होती है। हर स्टेट के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो ही राज्यसभा मेंबर्स को वोट करेंगे। उसी तरीके से हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम थी, उसमें प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। तो उसके जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर्स है, दोज पीपल विल इनडायरेक्टली वोट फॉर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट असेंबली। तो उसी सेम लॉजिक से हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, वो वोट करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो होपफुली समझ गए होंगे। और आगे जाके इसे और भी डिटेल में देखेंगे, तो इसका टेंशन मत लो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्टली हुआ था। तो अभी आप सोचेंगे कि यार कि डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कंडक्ट किया। क्योंकि दोस्तों टेक्स्ट समझो, 1946 में हमारे इंडिया में अभी तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। जो भी हमारी पॉलिटिकल सिस्टम थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, दैट वाज अंडर द ब्रिटिशर्स। तो एक जो नई कंट्री फॉर्म होने वाली है, उसका पहला ही इलेक्शन डायरेक्टली कंडक्ट करना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और हमारा पर्पस क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरे इंडिया में से अच्छे अच्छे लोग जाने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो वो अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन से हो सकेगा तो हमने उसे प्रेफर किया। और डायरेक्ट इलेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था। तो आगे जाके हम ये भी देखने वाले हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होने के बावजूद भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। अभी हम ये जो देख रहे हैं वो इस पूरे टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो बहुत ही ठीक से देखना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर कोई पार्ट ओवरलैप हो रहा होगा तो भी कोई टेंशन नहीं। ये सारी पीपीटी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। तो फोकस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर दो। तो ये हमने देखा था कि इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से हुआ था बाय मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। द मोड ऑफ इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब इनडायरेक्ट वोटिंग हुआ था। यही याद रखना, आगे जाके आप समझ जाओगे। हमारा जो राज्यसभा का भी इलेक्शन होता है वो भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरह ही होता है। आगे जाके समझ पाओगे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, इतना याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है आज के कंटेक्स्ट में। सीट्स पर पॉपुलेशन, मैंने आपको बोला था कि रफली 35 करोड़ पीपल को रिप्रेजेंट करना था। तो रेशो था 1:10 लाख। मतलब हर 10 लाख इंडियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक आदमी। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स वहां पर सिलेक्ट हुए थे। सीट्स एलोकेशन, आपको ये पता है कि ब्रिटिश प्रोविंसेस में भी मेंबर्स आए थे और प्रिंसली स्टेट से भी नॉमिनेट हुए थे। टोटल मेंबर्स वेर इनिशियली 389। 292 थे हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स थे। उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं वो बाद में देखेंगे, लेकिन एलोकेशन तो इतना था 389 का। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो आज के डेट में जैसे एससी एसटी और ओपन ऐसे 3 कैटेगरीज होती है और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो उस समय कैटेगरीज थी मुस्लिम, सिख और जनरल। ये आपको ध्यान में रखना होगा। मतलब इन 3 डिविजन्स में सीट्स को डिवाइड किया गया था। आगे जाके वो भी समझोगे। हु वोटेड फॉर द मेंबर्स, ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओन कम्युनिटी मेंबर्स इलेक्टेड। मतलब अगर कोई सिख कैंडिडेट होगा तो उससे सिर्फ सिख इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट करेंगे। ये थोड़ा आपको ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन बिलीव मी,
ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो हाईली रिप्रेजेंटेटिव थी और जो भी उन्होंने डिमांड किया था उसमें रीजनल इंटेंट तो होगा ही, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को भी उन्होंने कंसिडर किया था। प्रिंसली स्टेट्स इसके जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेट हुए थे, तो नॉमिनेशन बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन। ड्यूरेशन अभी आपको लर्न हो चुका होगा, 1946 से लेकर 1949 तक रफली 166 डेज कुछ तो वो मिले थे। और जो लास्ट मीटिंग थी 24 जनवरी को, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टास्क कंप्लीट हो चुका था। चेंज इन द स्ट्रक्चर, मतलब इनिशियली हमने देखा कि उसका एक ही काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना, लेकिन जब पार्टीशन हुआ था या फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद उसके पास कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। फॉर एग्जाम्पल हमने वो देखा है, फिर से रिपीट करता हूँ कि लॉ मेकिंग, हमारा प्रोविंशियल पार्लियामेंट का भी उन्होंने काम किया था। तो जो स्ट्रक्चर का चेंज हुआ था वो पार्टीशन के बाद थोड़ा हुआ था। अभी हम देखेंगे चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हमने एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी बहुत बार रिवाइज कर लिया है, आपको देखना हो तो पॉज करके देख लेना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वायोलेशन ऑफ द पार्टीशन, उसी समय वो हुआ था। तो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लर्न लेसन एंड इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स टू अवॉइड सच थिंग्स इन द फ्यूचर। बहुत ही बुरा वायलेंस तब हुआ था और ये रिलीजन के बेस के ऊपर हुआ था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने उससे सीख ली और कुछ ऐसे प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए कि ये जो वायलेंस हुआ था पार्टीशन के टाइम पर वो बाद में नहीं होना चाहिए। तो उसके कुछ प्रोविजन है कि एंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द माइनॉरिटीज, रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बियरिंग ऑन द सिटीजनशिप राइट्स। ये जो चीजें आप आज देख रहे हो उसका कंटेक्स्ट आप समझ रहे होंगे। पार्टीशन के बैकड्रॉप में हुआ था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगी जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करेगी, उसको स्पेशल स्टेटस देगी या फिर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर लेके आएगी। अभी हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ कंसर्न देखेंगे। लोग कहते हैं कि नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, क्योंकि इलेक्शन डायरेक्टली नहीं हुई थी, इनडायरेक्टली हुई थी। कोई कहता है कांग्रेस डोमिनेटेड है, ऐसा भी कहा जाता है। नॉट अ सोवरेन बॉडी, कि कैबिनेट मिशन प्लान जो ब्रिटिश के तहत आया था उसके रूल्स के बेसिस के ऊपर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था। ये भी उसका क्रिटिसिज्म में लोग कहते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रेज होते हैं कि वेयर द पीपल हु एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन क्रेडिबल, where they actually representing with the people of India, was diversity accommodated in the Constituent Assembly, where the members representing the national interest or only narrow interest of their section, discussion, debate, live document जो उसे कहा जाता है, तो एक्चुअल में स्क्रूटिनी हुई थी क्या, ये सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों अभी जो हमने कंसर्न देखे एक्चुअल में वो कोई कंसर्न बहुत बड़े थे नहीं, वो क्यों बोल रहा हूँ अभी आप समझ जाओगे। Serious attempt was made to constitute assembly a highly representative body. Members of all religions were given representation. अगर कोई सेक्शन रिप्रेजेंट नहीं भी हो रहा था इलेक्शन से तो उसे अदर देन इलेक्शन भी बुलाया जाता था फॉर डिलिबरेशन। जो सेकंड कंसर्न था कि कांग्रेस डोमिनेंट था, तो इंडिया के केस में जब 1946 था तब कांग्रेस वाज अ डाइवर्स पार्टी एंड ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन वे रिप्रेजेंटेड इन इट। मतलब उस समय ऐसा भी कहा जाता कि इंडिया इज इक्वल टू कांग्रेस एंड कांग्रेस इज इक्वल टू इंडिया। तो ये भी कुछ कंसर्न नहीं है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने सेक्शनल इंटरेस्ट भी पुट किए, लेकिन उनके पास भी नेशनल इंटरेस्ट सबसे टॉप में था। कि अगर आप आज भी पार्लियामेंट्री डिबेट्स पढ़ोगे तब आप समझ जाओगे। ईच एंड एवरी क्लॉज वाज सीरियसली डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। तो ऐसा नहीं था कि कंगारू क्लोजर हो रहा है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हो और सब पास कर रहे हैं। अगर किसी एक ने बड़े लीडर ने बोल दिया कि पास कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर जो क्लॉज था वो डिस्कस हुआ था और आपको पब्लिक रीजन भी देना पड़ता था। मतलब अगर मैंने कोई पॉइंट वहां पर पुट किया है तो मुझे प्रिंसिपल रीजन देने पड़ेंगे मेरे पोजीशन के लिए और मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि वो सेक्शनल इंटरेस्ट एज वेल एज नेशनल इंटरेस्ट उससे किस तरीके से सर्व हो रहा है। और आज भी ये सारे डिबेट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, आप आज भी उसे देख सकते हो। इवन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, फॉर एग्जांपल अडल्ट सफरेज, उसको तो डिस्कस भी नहीं किया। उनको पता था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो उससे सबने फर्स्ट गो में ही एक्सेप्ट कर दिया। उसके ऊपर ज्यादा डिबेट भी नहीं हुई। अभी आज के डेट में अगर आप देखोगे तो हम वोटिंग कंडक्ट करते हैं, मतलब 50% अगर पास हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी के केस में तो वो बिल पास हो जाता है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, उन्हें कंसेंसस के रूल फॉलो किया। मतलब हर जो क्लॉज था उसके ऊपर वोटिंग कभी भी नहीं हुई, सिर्फ हुआ कंसेंसस, क्योंकि उनका पर्पस था टेकिंग ऑल टुगेदर। अगर कोई उसे विरोध भी कर रहा होता तो उसे वो प्रिंसिपल रीजन देके बताते कि क्यों ये देश के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो मोटो था या फिर क्या उसे नियत कहते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी कभी क्वेश्चन आपको नहीं उठाना। और इसका प्रूफ भी आज पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, तो डिबेट्स आप आज भी पढ़ सकते हो। जनरली ये भी कंसर्न कहा जाता है कि हमने सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये तो लॉजिकली करेक्ट ही है कि जो इंडिया के कंटेक्स्ट से बेस्ट है वो हमने सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था। तो ये आगे भी जाके हम डिस्कस करेंगे कभी लेक्चर में, लेकिन वो भी एक स्मार्ट डिसीजन था क्योंकि हर क्लॉज इंडिया के कंटेक्स्ट में ही बेस्ड था। जब भी कोई आता कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म लेना है या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेना है या फिर यूनियन गवर्नमेंट होना चाहिए, पावर सेंटर के पास होनी चाहिए या स्टेट के पास होनी चाहिए, तो ये हर चीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की थी वो इंडिया के कंटेक्स्ट से बेस्ड ही थी। तो ये भी कंसर्न कभी नहीं हो सकता। दोस्तों अभी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो उसका इलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन किस तरीके से हुआ था, उन्होंने किस तरीके से काम किया, तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी के कंसेप्ट सीरीज में जो भी कंसेप्ट बेसिक पढ़े हैं उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, तो पार्टिसिपेट करो क्योंकि अल्टीमेट गेम तो एग्जीक्यूशन का ही है। द कंसेप्ट ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज द डाइवर्सिटी एंड द यूनिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, द अथॉरिटी एंड पावर वेस्टेड इन द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। द सुप्रीमसी ऑफ द इंडियन जुडिशरी, ये भी पॉसिबल नहीं है। द सोवरेनिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, तो ये भी नहीं है। एलिमिनेशन से भी आप देख सकते हो कि डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, अल्टीमेट एम यही कि पीपल में सब पावर वेस्टेड है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? टू एस्टेब्लिश अ मोनार्की, टू आउटलाइन द प्रिंसिपल सोशलिज्म, टू प्रोमोट रिलीजियस हेजीमनी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। पॉज करके देखो, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करने की कोशिश करो, तभी आपकी प्रिपरेशन होगी। व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडिंग इट वेन एवर नीडेड, बोथ ए एंड बी। पॉज करके प्लीज ट्राई करना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि मेन मोटो क्या है। तो मेन मोटो उसका था कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। और यहाँ पर ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे तो अमेंडिंग इट वेन एवर नीडेड, ये तो उसका रोल है ही नहीं। जो आज के डेट में पार्लियामेंट है ये उसका रोल है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम? इट कॉन्सेंट्रेट्स पावर इन द हैंड ऑफ सिंगल अथॉरिटी, ये ऑप्शन नहीं है। इट प्रिवेंट्स द अब्यूज ऑफ द पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, इट एंश्योर्स द डोमिनेंस ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर जुडिशरी, ये भी नहीं है। इट प्रमोट द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये भी नहीं है। तो पिछला लेक्चर था उसमें हमने वो डायग्राम किया था, तो चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं उसको। इट प्रिवेंट्स द अब्यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, एक दूसरे के ऊपर चेक रखने के लिए वो होता है। इसका ऑप्शन बी। मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय विच प्रोसेस? पॉज करके आंसर देना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, फर्स्ट पास द पोस्ट, दे वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, नन ऑफ दिस। इसका आंसर भी सिंपल है, ऑप्शन ए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हैव परफॉर्म द टास्क ऑफ, ऑप्शन ए, ओनली फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज, ओनली प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ऑल ऑफ द अबव बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। अगर आप सिर्फ ऑप्शन ए बी सी देखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ऑप्शन डी अगर आप देखोगे, क्योंकि डिफरेंट कंटेक्स्ट में उन्होंने डिफरेंट काम किया था। 1946 का उसका पर्पस डिफरेंट था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ और इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तब उसका रोल भी डिफरेंट हो चुका था। ये बहुत बार आपने देखा है, यहाँ पर आपकी रिवीजन ही हो रही है। दोस्तों अभी इस पॉइंट के ऊपर आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने सिर्फ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए थे। इस टॉपिक रिगार्डिंग, स्पेसिफिक टॉपिक रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे एमसीक्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसके आपको सोल्यूशन भी मिलने वाले हैं। इस टॉपिक रिगार्डिंग कुछ यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम में आज जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे वो भी हम डाल देंगे, वो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से शीट मिलेगी, ये शीट आपको डाउनलोड करके उसके ऊपर लिखना पड़ेगा आपका जो भी आंसर होगा वो। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलने वाला है पीडीएफ में, वो भी चेक कर लो। और इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे, कुछ ऐसी चीजें होती है जो वीडियो में मैं नहीं बता पाता बिकॉज वो बहुत ही फैक्चुअल होती है, तो वो सारी फैक्चुअल चीजें आपकी इससे कवर होने वाली है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। और आप ये भी कर सकते हो कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो मुझे मेल के ऊपर भेज दो ताकि डिसिप्लिन बना रहे, तो वो आप कर सकते हो। और दोस्तों जो भी चीजें अपकमिंग टाइम में अपग्रेड होंगी, अभी कुछ करंट अफेयर्स अगर उस रिगार्डिंग आएगा तो वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता रहूंगा। और दोस्तों ये इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात हुई अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।